कर्व्ड रोड, ये आज हमें पढ़ना है। देखो ये एक रोड है, दिस इज कर्व्ड रोड। देखो पहले तो सिंपल समझो, आप सड़क पे सीधे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चल रही है आपके अंदर, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो। लेकिन अगर आगे जाके टर्न आ जाए, तो जब गाड़ी टर्न लेती है तो आप क्या फील करते हैं? एक बाहर की तरफ फोर्स। तो जब आप गाड़ी को टर्न पे घुमाते हो तो एक बाहर की तरफ आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण लगता है। ठीक है, तो जब गाड़ी इस कर्व रोड पे, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये ऐसे मूव कर रही होगी, स्पीड है इसकी किसी इंस्टेंट पे v, तो इस कर्वेचर के अलोंग ये मूव कर रही है। इसका जो सेंटर है वो हम यहाँ मान लेते हैं। सेंटर से इस गाड़ी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r। तो r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रोड। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, तो इसके ऊपर, इसका मास हम m ले लेते हैं, इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? m v स्क्वायर बाई r। बोलो यस और नो। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये गाड़ी स्किड करके बाहर की तरफ चली जाती। इसको मतलब इसको कौन रोक के रखे हुए है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है? टायर और रोड के बीच में। तो इसका मतलब है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक पीछे की तरफ लगेगा। अगर मुझे इसको स्किड करने से रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होना चाहिए इससे, है ना, टू अवॉइड स्किडिंग, टू अवॉइड स्किडिंग। ठीक है, क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। बोलो, इन केस अगर ये डोमिनेट कर गया, वो फ्रिक्शन फोर्स कम रह गया, स्लिप होके पीछे की तरफ, अगर मान लो खाई है तो खाई में गिर पड़ेगी। समझ में आई बात? तो ये रोकने के लिए, स्टेबल ड्राइविंग करने के लिए ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आप इस रोड को ऊपर से देख रहे हो हेलीकॉप्टर में बैठ के, आप ऊपर से देख रहे हो, इसका वेट ग्राउंड की तरफ होगा, नॉर्मल एक्शन आपकी तरफ। तो नॉर्मल एक्शन कितनी होगी यहाँ पे? बोलो एम जी। तो नॉर्मल एक्शन की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ? म्यू एम जी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम गया, ठीक है, इस आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, म्यू आर जी ग्रेटर देन वी स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं वी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, मतलब वेलोसिटी इतनी इससे कम होनी चाहिए। आपने कभी देखा भी हो, अगर टर्न पे हम बहुत हाई स्पीड से टर्न कर जाएं तो गाड़ी स्किड हो जाती है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी ले सकते हो आप? अंडर रूट म्यू आर जी। अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड पे चला दी गाड़ी टर्न पे, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो क्या होगा? स्किड हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं यहां से निकालना चाहूं। चलो यहीं से देख लो, रेडियस आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटी होगी, मतलब शार्प टर्न होगा, जितना शार्प टर्न होता है उतनी गाड़ी आपको धीमी करनी पड़ती है, क्योंकि आर की वैल्यू जितनी छोटी होगी स्पीड भी उतनी कम रखनी पड़ेगी। तो सेफ ड्राइव के लिए मैक्सिमम स्पीड एट टर्न, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? अंडर रूट म्यू आर जी। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस फॉर्मूले को याद रखना, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जिस सड़क का होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लो ध्यान से। अब नोट डाउन कर लो। अगर ये बिलिंग करना शुरू करते तो बता देना, आवाज नहीं आती फिर उससे। यार 16 किसने किया है? ये 16 किसने किया है? हाँ हाँ, ये तो बाद में आई थी। देखो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। आजकल चल भी रहा है आग लगने का हल्ला, पता हुआ है। 20-22 बहुत है।
बेटा समझ में आ गई ये चीज? लिख लो इसको। लिख लिया? आपने वेक्टर में कंपोनेंट ब्रेक करना आते हैं? अच्छा अभी अभी आज शुरू हुआ, ओके। हटा दूं? नहीं, करो जल्दी से। दिस इज हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। ठीक है, किसका नहीं हुआ अभी तक? मृदवी बताओ क्या हुआ आज, सच्ची बताओ। मम्मी ने पिटाई कर, ऐसे नहीं जा रहा हूँ। नहीं फिर मार्क्स वगैरह बता दिए क्या? हो गए फिर? अच्छा हटा दूं? मोहना लिख लिया? मोहना अब तो पूरा फोकस 100% यही होना चाहिए, है ना? हाँ बस अब इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। चलो इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज देखो, पहाड़ों पे तो सभी गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा अगर जब पहाड़ों पे बहुत सारे टर्न होते हैं, आपने हर टर्न पे देखा होगा जो पहाड़ की जो टर्न होते हैं, जो सड़क होती है, वो बाहरी हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है पीछे। तो ये जो होती है स्लांट होती है थोड़ी सी, लाइक दिस। ध्यान दिया कभी? जो टर्न होते हैं वो स्लांट होते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होते। तो अगर मैं इसको ध्यान से बताऊं आपको, ध्यान से देखो तो ए और बी, ए अंदर वाला हिस्सा है, बी बाहर वाला हिस्सा है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से बी उभरा हुआ होगा, ए नीचे होगा। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज योर नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डाल लो, बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं करते क्यों है। चलो बना लेने दो, हेडिंग डाल लीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड। अभी क्या पढ़ा था आपने? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। अगर वही कर्व्ड रोड बाहर की तरफ से उसको हम थोड़ा सा उठा दें तो दिस टाइप ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो बेसिकली ये है रोड, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अंदर वाला हिस्सा है रोड का, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो ये जो इंक्लिनेशन है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इस पे गाड़ी ऐसे चल रही होगी, मतलब ऐसे, लाइक दिस। मैं इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे देख रहा हूं, इमेजिन कर पा रहे हो क्या बता रहा हूं? नहीं, देखो जैसे मान लो बायोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये रोड है, ऐसी है रोड, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ऐसी है रोड, है ना, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। अगर इस रोड को मैं ऐसे कर दूं तो इसको जब नीचे से देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी कि नहीं रोड। अब इस पे जो गाड़ी चलेगी वो ऐसे चल रही होगी, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये ए है, ये बी है, ये रोड है। इस पे गाड़ी पे जब गाड़ी चलती है तो ऐसे चलती है ना, टेढ़ी इस पे। तो दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसका कारण क्या है, हम करते क्यों है? इसके दो कारण है। समझ में आ गया व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? व्हाई डू वी डू बैंकिंग ऑफ रोड? हम बैंकिंग ऑफ रोड करते क्यों है? ये गाड़ी का मास हम ले लेते हैं और ये जो गाड़ी जा रही होगी इनटू द प्लेन जा रही होगी, ठीक है। इसके दो कारण है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई डू वी डू बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहला रीजन है टू इंक्रीज, यस, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अच्छा एक मिनट के लिए यहाँ रोक के एक बार जरा भूल जाओ, एक बार पिछले वाले उस पर जाओ जरा, जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन है कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअली क्या है ये? स्टैटिक। समझो थोड़ा सा, चलो पहले एक बार स्टैटिक बता दो, फिर बैंकिंग ऑफ रोड बताऊंगा, ठीक है। देखो जब गाड़ी चलती है,
जब गाड़ी चलती है तो जितना पहिया घूमता है उतना आगे भी जा रहा है, मीन्स देयर इज नो स्लाइडिंग और स्किडिंग बिटवीन रोड एंड दी टायर। टायर और रोड के बीच में कोई भी स्किडिंग या रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जिसका मतलब है, जब देखो ये गाड़ी है, ये पहिया है, घूम रहा है, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच में आएगा तो क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्किडिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है क्या? नहीं ना, मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द ग्राउंड। जब ये थोड़ा सा और आगे घूमेगा तो अगले वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में घसीट रहा है? इज देयर एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द ग्राउंड? इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाड़ी ऐसे चल रही है, लेकिन क्या गाड़ी इधर या इधर की तरफ स्किड हो रही है? क्या गाड़ी के पहिए स्किड हो रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में? जब नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिख लेना उसमें जो भी डायरेक्शन किया इसमें, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। गोले गोले वाला, ये वाला, ये भी तो सेम ही है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पहिया होता है, इस पहिए का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो ए ले लिया मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे पॉइंट बी ले लिया, तो जब गाड़ी का पहिया घूमता है ग्राउंड के ऊपर बिना स्किड किए, रोलिंग हो रही है, केवल प्योर रोलिंग हो रही है, कोई स्किडिंग स्लाइडिंग नहीं है, तो जो पॉइंट ऑफ ए है, कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो ग्राउंड पे इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहेगा। ये मोशन में कब आएगा? जब हम सडन ब्रेक लगा दें, है ना, घसीटता हुआ पहिया जाए, तब इसमें रिलेटिव मोशन आएगा, तब जो फ्रिक्शन लगती है काइनेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रहेगा, वाइवा का भी फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स लोगों का ये, ठीक है। तो वाइवा होंगे आपके हाफ ईयरली में पूछा जाता है कि प्योर रोलिंग में अगर फ्रिक्शन लगता है तो कौन सा लगता है, तो आंसर इज स्टैटिक, ठीक है। ये जो कर्व रोड पे गाड़ी चल रही थी, देयर इज नो स्लाइडिंग और स्किडिंग बिटवीन द रोड एंड द व्हील, दैट्स व्हाई द स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू इट। समझ में आ गया बात? तो जहां जहां पे फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा देंगे। कितनी स्पीड आ रही थी हमारी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। कौन सा म्यू? स्टैटिक। लिख लेना उसमें पीछे। ठीक है, अब आ जाओ इसी को देखो। अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन बहुत आसान है। अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो 50 बार रट लोगे, वो फिर रटा ही रह जाएगा। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको समझ के करना है, क्योंकि समझ के करोगे तो आराम से हो जाएगा, अदरवाइज बहुत लंबा लगेगा आपको डेरिवेशन। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, ये ऐसे कट रोड पे ऐसे घूम रही है तो फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। तो इस पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mv²/r। क्लियर है? वेट हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है, mg। ये इसका नॉर्मल है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब mg का ये कंपोनेंट बताओ अपर्णा, क्या कंपोनेंट है ये? है यस, mg cos थीटा। बेटा कंपोनेंट तो आपको आते हैं ना, आपको नहीं। ठीक है, ये कंपोनेंट यस mg sin थीटा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे mv² के और कंपोनेंट देखते हैं एक बार। ठीक है, mv² का एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये थीटा होगा तो mv²/r का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? क्योंकि थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होता है, तो mv²/r cos थीटा बोलो। और mv²/r का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट वेरी गुड, mv²/r sin थीटा बोलो। यहां तक समझ में आया? अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं बताया, ध्यान से देखो। हमें इसको बाहर की तरफ स्किड होने से रोकना है, मतलब इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की है,
फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? हाँ, एम जी साइन थीटा के अलोंग, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, कौन सा होगा ये? स्टैटिक। समझ में आ गया? ये डायग्राम क्लियर है कि नहीं? बोलो, बना लो यार, ये मैं मिटाऊंगा तब समझ में आएगा, तो ये तब करूंगा आगे का, क्योंकि जगह नहीं है। बनाओ इसको जल्दी से। एक सेकेंड, क्या टाइम हो रहा है? आधे घंटे में ठीक होगी? यार ये क्या है, मतलब मूड की तरह तुम्हारी तबीयत अप डाउन होती है। मम्मी ने उठाया नहीं है, मम्मी ने लात मार के भगाया है तुम्हें यहाँ पे। देखो, पहले तो ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एंगल इसका थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। और एम बी स्क्वायर बाई आर का ये कंपोनेंट, एंगल के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है हमेशा? कॉस कंपोनेंट। जो दूसरा बचा वो साइन कंपोनेंट। क्लियर है? ठीक है, एफ बी डी बनाओ इसका, फिर इक्वेशन लिखूंगा मैं। जब आप बैंकिंग ऑफ रोड का, अच्छा मैंने एक ही रीजन बताया, इसका दूसरा रीजन और बता दूंगा मैं। जब आप बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये बनाओ या ना बनाओ, ये वाला डायग्राम और एफ बी डी दोनों बनाने हैं। ठीक है, to increase turning speed ये 3 कारण है जिसकी वजह से हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो टर्निंग स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और तीसरा, टायरों की कटाई फटाई ना हो, उसके लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। ठीक है, ये जब एक्सप्रेशन आ जाएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। बेटा कोई स्टेप, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, डोंट हेजिटेट। लिख के रख लीजिए, हाफिली में आएगा आपके एग्जाम में। कोई सा भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल इस क्वेश्चन को डाले बिना रहता नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टू इंक्रीज टर्निंग स्पीड। ये वाली चीज तो हटा दो, तो लिख ली होगी, पहले भी लिख रखी है। टू मिनिमाइज वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ टायर। कोई और फोर्स बचा क्या? है ना, देखना हो गया क्या सारे फोर्सेस? ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखनी है। अब आप इक्वेशन खुद ही बता दो, ये हटा दूं मैं? बना लिया, ये वाला भी डायग्राम बना लो, एफ बी डी बना लिया, बनाओ। ये तो लिख लिया होगा। लिख लिया, समझ में आ गया, बातें कम। तो चलो पहले पढ़ना ही बताएगी, अपन ना, अरे डर के रहे, सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा प्लस,
देखना जरा सही लिखी है क्या। देखना बेटा सही लिखी है ना। नॉर्मलेशन किसके बराबर होगी, इन दोनों के बराबर। नॉर्मलेशन बढ़ गई, समझ में आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हो गई आपकी एम जी कोस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, देखो मैं इसको नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जैसे न्यूटन्स लॉज में पढ़ते हैं हम। आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, आप ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स आप ग्राउंड के ऊपर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड भी आपके ऊपर लगा रही है। तो जो ग्राउंड आपके ऊपर लगा रही है फोर्स, को होती है नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन के अपोजिट जो होती है दैट इज रिएक्शन, और ये है वेट का। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ जरा, क्योंकि सब काम इसी से हो जाएगा। अब देखो, हमें इसको स्किड होने से रोकना है। अगर ये एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा डोमिनेट कर गया इन दोनों फोर्सेस से, तो बाहर की तरफ स्किड हो जाएगी। हमें उससे रोकना है। पहाड़ों में अगर बहुत तेजी से घुमा दे गाड़ी तो खाई में नहीं गिराना है गाड़ी को। क्या करना है, हमें इसको रोकना है। मतलब ये दोनों फोर्स मिलके इसको मैक्सिमम बैलेंस कर लें। मतलब इन दोनों का सम हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। बोलो समझ में आई कि नहीं ये चीज। अगर मतलब अगेन टू अवॉइड स्किडिंग क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। बोलो यस और नो। इक्वेशन में कोई डाउट, ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यस म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हाँ प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। देखना सही लिखा है क्या, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। बोलो समझ में आया क्या। बस अब हमें इसको सोल्व करना, एक्सप्रेशन को वी की वैल्यू निकालनी है। आगे कुछ नहीं, आगे तो रिजल्ट वो है ये अरेंजमेंट, हमें v की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन समझ में आ गई। एफ एस की जगह हमने म्यू इंटू एन रख दिया, एन की वैल्यू ये है। ये डेरिवेशन ही तो है, 100% लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ या आप करोगे। मैं तो कर ही दूंगा, छोटी सी तो है। बी स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लिखे ना, बाकी एक तरफ। हाँ छोटी, मतलब इसको बड़ी बनाना चाहो बना दो। और ये जो एस है ना सबस्क्रिप्ट में है, कभी एस बड़ा सा लिख दो, एस म्यू के सबस्क्रिप्ट में है। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। देखते रहना भाई मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अब ये टर्म मैं उधर पहुंचा दे रहा हूं, है ना। क्या होगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी क्या, हाँ माइनस में आएगी। ठीक है, ये टर्म इसी तरफ रहने दो। अच्छा, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, एम जी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये उधर जाएगी तो एम स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखना सही लिखा है क्या मैंने। अब इस पूरे बड़े ब्रैकेट को इसके नीचे ले आओ। एम से एम तो एम गया, देखना जरा, एम से एम गया, है ना। ये आर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आपका आर जी प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में ये पूरा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस, देखना सही लिखा है क्या, वी स्क्वायर। करो इसको यहाँ तक लिखो जल्दी से। कोई डाउट, वी की वैल्यू निकालो। एक बार मैंने समझा दिया, ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन विद योरसेल्फ। खुद से करके लिख के देखो एक बार बिना देखे। हाँ देखो, इसी को सोल्व करना है बस, अब कुछ नहीं करना। करो।
मैं बिदू नहीं आया आज, है ना? उसकी अम्मी का फ़ोन आया था, वो सर। नहीं नहीं, आ चुका फ़ोन। और कोई तो नहीं बचा? आई गया सर, मोहना भी आई आज। हम्म। एक चॉकलेट है मेरे पास, पूछूंगा बेटा, भी रुक जाओ, इसीलिए निकाली है। हम्म। वी स्क्वायर की वैल्यू है तो वी क्या होगा, इसका पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा, है ना? लिख लो। आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, करो। हाँ, cos थीटा से डिवाइड कर दो। आराम से लिखो बेटा, आराम से, लेकिन सटीक आना चाहिए, बिल्कुल सही, बिना देखे भी अगर लिख रहे हो तो। हाँ, ये एम स्क्वायर वाली टर्म दूसरी तरफ ले आओ। पूरी पूरे पूरे को, इसको भी cos से, इसको भी cos से, इसको भी cos से, इसको भी cos, यही होगा ना? हाँ, 10 की टर्म्स में आएगा। तुम इतना कर रहे हो, इतने से कर भी दिया लड़की ने, हैं? क्यों लिख सकते हैं नहीं? कोई स्पेशल कंडीशन है क्या कि इतना एंगल बढ़ाते जाओ और पटना बंद हो जाएगा, इस तरह से कुछ शुरू हो जाएगा? हम्म। नहीं नहीं, इतना नहीं है, ये यहीं तक रखना है ज्यादा। है? हाँ, वो होगा कुछ, मुझे भी पता है। अंडर रूट लगाओ इसको, क्या मत करो, वो भी ठीक है सिंप्लीफाई करने के लिए। हम जानते हैं ना कि tan थीटा साइन अपॉन cos होता है, इसलिए। ये आ गया था हमारा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, आर जी मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखना यही आ रहा है सभी का, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी, कॉस से करेंगे तो दिस इज tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। देखना ये वेलोसिटी इतनी ऐसे कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड इससे बढ़ गई क्या होगा, प्रोजेक्टाइल खाई के अंदर, समझ में आई? तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स कितनी हो सकती है फॉर सेफ टर्न ऑन ए बैंक रोड इज अंडर रूट आर जी। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है? देखो इस पे न्यूमेरिकल तो कम ही बनते हैं, लेकिन डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है? हाँ, ज़्यादा चांस डेरिवेशन के होते हैं। इसके एक दो स्पेशल केस है, वो और करा देता हूँ। बेटा दोनों तरफ तो होगा, जब हम इसको cos से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर इधर दोनों से होगा, इधर इधर दोनों तरफ से। नहीं नहीं, मैंने तो देखो ना, मैंने क्या किया है, इसको भी cos से डिवाइड कर दिया और इसको भी cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना। वो हम जब करते हैं दोनों तरफ, कि जब हम केवल और केवल इसको अगर ना करता, केवल एक ही वाली चीज को करता cos से, तो इधर भी मुझे cos से करना पड़ता।
क्योंकि यहाँ तो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, ऊपर भी ये भी कॉस है और ये भी कॉस थीटा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, करो या ना करो, समझ में आ रहा है। वो तो हम जब करते हैं कि जब जैसे मान लो x इक्वल टू वाई प्लस टू इस टाइप से है और मैं बोलूँ दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 3, मैं कह रहा हूँ इसको आप जो है 3 से डिवाइड किया है, इसको 1/3 से ऐसे डिवाइड किया है, तो सेम ही चीज़ बचेगी, तो इसलिए इस तरफ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अरे समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब इसको एक्सप्रेशन को याद रखना, और इसके एक दो स्पेशल केसेस हैं, इसे बना रहने दो। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, थीटा 0 होने का मतलब बताओ पहले तो क्या होगा। थीटा 0 मतलब रोड कैसी बन जाएगी, बैंकिंग नहीं होगी, कौन सी बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। तो थीटा को 0 पुट करके बताना मुझे वी मैक्स कितनी आ रही है, अंडर रूट आर जी, ये तो 0 हो गया, म्यू, म्यू प्लस 0 म्यू एस, 1 माइनस ये फुल टर्म 0, देखना जरा अंडर रूट म्यू आर जी बन गया कि नहीं, वही वाला वेरीफाई हो रहा है, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल होने पे वही चीज आ रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये स्पेशल केस था, लिखो जल्दी से। डन, अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा इमेजिन करो पहले, मैं बोल रहा हूँ ये जो कर्व रोड है, बैंक रोड है, इस पे फ्रिक्शन ना रहे, फ्रिक्शन 0 हो जाए, 100% परफेक्ट स्मूथ सरफेस अगर हो जाए, मतलब म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर म्यू एस की वैल्यू 0 हो जाए तो गाड़ी चल पाएगी कि नहीं, अरे क्यों चल सकती है यार। देखो ना, अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए तो एम जी साइन थीटा अगर इसको बैलेंस कर ले, बात बन जाएगी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, नहीं मुंह पर आके छोड़ दो, उसे भूल जाओ, आगे बढ़ेगी नहीं। आप मुंह पर आके छोड़ दो तो क्या होगा, देखो ये एक तरह से ऐसे मान लो, फ्रिक्शन अगर 0 हो जाए, अगर फ्रिक्शन 0 हो जाए तो एम जी साइन थीटा, और अगर ये बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, उस केस में स्पीड क्या आ सकती है, मतलब मैं बोल रहा हूँ म्यू एस को 0 पुट कर दो तो वी मैक्स। दूसरा स्पेशल केस, इफ फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन इज 0 तो वेलोसिटी एक ही होगी ना, मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, क्योंकि आप सोचो अगर हल्का सा भी ये बढ़ा तो नीचे रपट जाएगा, हल्का सा भी ये बढ़ा तो ऊपर चला जाएगा फ्रिक्शन 0 होने पे, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो म्यू एस 0 रख देंगे तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0 पुट करो और ये 0 हो गया, तो सिंपल क्या बचेगा, यस v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बात समझ में आई, ठीक है। ये स्पेशल केस है, किसी स्पीड से अगर हम चलाएंगे तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी गाड़ी मूव कर सकती है, और यही चीज आप ऐसे भी आ सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम जी साइन थीटा को इसके इक्वल पुट करो जरा, एम जी साइन थीटा को अगर मैं इक्वल पुट कर दूं एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा के, एम से एम गया, ये आर इधर आ गया, आर जी साइन थीटा, और ये कोस थीटा इसके आ गया कि नहीं, आर जी टेन थीटा अंडर रूट, ठीक है। एक स्पेशल केस है, हाइपोथेटिकल केस है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना रहे, या हम एक या ऐसे सोचो कि अगर मुझे फ्रिक्शन लगानी ही नहीं है, अब सोचो अगर एम जी साइन थीटा और एम जी स्क्वायर बाय कोस थीटा ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएं, मतलब इसकी टेंडेंसी ना तो ऊपर मूव करने की है और ना इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की है, गाड़ी तो चल रही होगी तब भी, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब अगर बैंक रोड पे कोई भी गाड़ी इस स्पीड से चलेगी तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, जब फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या टायर कटेंगे,
बोलो नहीं ना। तो इसीलिए हर रोड की रेडियस अलग होगी, हर रोड पे, हर कर्व पे स्पीड भी अलग होगी टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो लगता है वो टायर को नहीं काटेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए। डन। ये था आपका बैंकिंग ऑफ रोड। कहाँ पे करते हैं? शार्प रोड, शार्प टर्न जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटी हो, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं? टर्निंग स्पीड बढ़ाने के लिए रोड को टिल्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर है? ये डेरिवेशन कम से कम 2 से 3 बार लिख के लेके आना अगली क्लास में, मैं चेक करूँगा। लिख लीजिए, पहले होमवर्क लिखिए। राइट 2 और 3 टाइम्स, बिना देखे लिखना है, लेकिन राइट 2 और 3 टाइम्स बैंकिंग ऑफ रोड डेरिवेशन। अब आ जाते हैं आपका डाउट, लॉन मूवर को पुश करने से ज्यादा पुल करना आसान होता है ना? इट इज इजियर, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाई इट इज इजियर टू पुल, व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए लॉन मूवर, why it is easier to pull a lawn mower than to push it? Then to push it, question mark। लॉन मूवर देखा है कि नहीं सभी ने? पहले बताओ। जिससे घास काटते हैं, अरे लिखा हुआ है ना, ये यही होती है ना? क्या होती है, चेक कर लेना है। डब्लू होती है लॉन मूवर में? अरे जो भी होती है यार, लॉन मूवर तो देखा है ना, घास काटने की मशीन। तो क्या होता है, देखो ये ग्राउंड है यार, आप लोग ब्लॉक से समझ जाना, ठीक है? ये घास काटने की मशीन होती है, जिसके अंदर मशीन होती है, और इस पे यहाँ पे एक ऐसा हैंडल होता है ना? ऐसे तो है, इसका हम मास m ले लेते हैं, टोटल मास। ठीक, अब अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं, तो पुल करने के लिए मुझे फोर्स, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना, तो पुल करने के लिए मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, ये जो हैंडल है इसका, ये किसी एंगल पे है, मान लेते हैं थीटा पे, इसका वेट किधर होगा? बोलो mg, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। अब ये जो फोर्स है, अल्टीमेटली इस पूरी बॉडी पे लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है फोर्स। इस फोर्स का ये कंपोनेंट क्या होगा? कॉस कंपोनेंट, दिस इज f cos थीटा। इस फोर्स का ये कंपोनेंट क्या होगा? f sin थीटा। दो चीजें होंगी। अब आप इसको पुल कर रहे हो, इसकी टेंडेंसी है किधर मूव कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। बोलो यस और नो, है ना? अब अगर आप इसका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो वेट, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज, बताओ ये समझ में आया कि नहीं यहां तक? ठीक है, ये इधर जानना चाह रहा है। सबसे पहले तो मुझे पता नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, mg माइनस एफ साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई? अगर आप फोर्स पुल ना करते, इसको फोर्स 0 होता, तो नॉर्मल रिएक्शन केवल केवल mg होती। अब बढ़ी है कि कम हुई है? mg माइनस हो रहा है ना, तो कम हो गई, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई। ठीक, अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन, यही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो फ्रिक्शन फोर्स इज एन क्या है यहाँ पे? mg माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ गया, एम म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो जरा यहाँ पे।
यहाँ तक लिखो क्योंकि अगला केस मैं दूसरा करूंगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है ये किस केस में आया है? इन केस ऑफ पुल, पुल के केस में आया है ये। ठीक है, जल्दी लिखो यार, टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी से फटाक से क्विक। डायग्राम अच्छे से बनाना। ये पूछा जाता है थ्योरी में, 2 नंबर में आता है अगर क्वेश्चन आया तो आपको एक्सप्लेनेशन देना। हाँ, बिना डायग्राम में कैसे करोगे? डायग्राम के अलग से मार्क्स होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, ये पुल का आ गया केस। जल्दी करो यार। हो गया? अब देखो, अब हेडिंग डालो पुश। ये तो पुल का था केस में, अब पुश का और देखो। पुश के इधर देखो, पहले पुश के केस में क्या करते हैं हम? फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी बिल्कुल, देखना। पुश के केस में ये जो फोर्स है आप ऐसे लगाओगे, इस फोर्स का ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा। बाकी कुछ चेंज हुआ क्या? ठीक है, नहीं इस डायग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे एरो उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो जो पहले एरो एफ कोस थीटा इधर की तरफ था, अब ये एफ कोस थीटा इधर की तरफ हो गया और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ, देखना। अब बताओ जरा नीचे वाले फोर्स कौन कौन से हैं? क्या हो जाएगा? हाँ, एम जी प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, किस केस में हम निकाल रहे हैं अब? पुश के केस में, म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन कितना है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये हमारा किस में आया फ्रिक्शन फोर्स? पुश के केस में। और पुल के केस में कितना आ रहा था, देख के बताओ। फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुल, म्यू इंटू यस एम जी माइनस, बताओ कौन सा फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है? पुश वाला। तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ पुशिंग इज ग्रेटर देन इन केस ऑफ पुलिंग। बोलो, लिख लो यार। ठीक है, तो पुश करना डिफिकल्ट होगा पुल करने से। ठीक है ना, हम जो फोर्स लगाते हैं, हाँ फ्रिक्शन अपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल सही। बस ये डायग्राम में चेंज कर लो। नहीं, हाँ फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगी। आप लोग सारे डायग्राम दोबारा से बनाना। डन। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और जो क्वेश्चन सबसे पहले वो सही करेगा मंच उसी की। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अंशुमन को इस क्वेश्चन से बाहर रखते हैं।
जनता कैसे खुश हो गई। पोटली में कुछ तो होगा दूसरा। ये तो पसंद है, ठीक है। अब तो करेगी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन डायग्रामेटिकली दे रहा हूँ, ठीक है, लिखने का टाइम नहीं है, हटा दो इसको। लिखो बेटा, जल्दी लिखो। मुझे लगता है मृत्यु का मन नहीं आज चॉकलेट खाने का। कोई बात नहीं, लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। है क्या मोमोज खाने? वॉफल खाने, वॉफल, तुम्हें कैसे पता? हटा दूं? लिख लिया, डन। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत है ना, कोई बात नहीं। आप लोगों को आ रहा है बेटा, दोनों को समझ में आ रहा है। ये तो हो गया लोन मूवर का केस। देखो, वैसे आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पर मैं दे रहा हूं। ये यहाँ पे इसको खड़ा करो, सक्षम को खड़ा करते हैं, ठीक है। ये खड़ा हुआ है और हंस रहा है। यहाँ पे इसके हाथ में एक रस्सी दे दी मैंने। अरे जैसे हैं तुम्हारे हैं यार, अब समझ जाओ, ठीक है, ठीक है। और ये एक पुल्ली है, 4 kg। यहाँ पे मैं किसको खड़ा करूं भाई? अंशुमन को। अरे तो चलो, अंशुमन उठोगे तो नहीं तुम? कभी उड़ जाओ यार। अंशुमन ने इसको पकड़ा हुआ है रस्सी को, ठीक है। अच्छा, ये है सक्षम, ये है अंशुमन। सक्षम का मास हम मान लेते हैं, कितना होगा यार इसका? 40, चलो ठीक है। 40 kg का अंशुमन है, सॉरी सक्षम है, और ये 10 किलो का, नहीं 10, हाँ चलो ठीक है, कर लेते हैं। 30 kg का अंशुमन है। यार एक काम करो, चलो अंशुमन को 40 का ही कर देते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है, केले खाया करो, ठीक है। अब क्या होगा, आपको मुझे बताना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन बोथ द पर्सन। सक्षम और अंशुमन दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, कितनी होगी। जवाब वैसे नहीं देना है, लिख के दिखा देना मुझे कि सर हो गया। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन सक्षम NS, नॉर्मल रिएक्शन ऑन क्या था ये, अंशुमन NA। रेज योर हैंड आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन। ओरली बोलना नहीं है जोर से। FBD बनाओ, इक्वेशन लिखो। ये क्या लिख रही है? हे भगवान, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बेटा, सीधा बनाओ जल्दी से। हाँ बनाओ, लिखो। चॉकलेट की भूख बाबू भैया, चॉकलेट की भूख क्वेश्चन आदमी से ठीक करा देती है। डायग्राम तो बना ही लेना पर। करो करो करो। सक्षम का फ्री बॉडी डायग्राम, अंशुमन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नहीं कुछ और नहीं, सीधा केवल FBD बनाना है। हाँ मोहना,
करो, बस थाम के रखे हुए है, दोनों का मास सेम है। अच्छा लॉजिकली सोच के बताओ मोहन, ना हंसो नहीं। सक्षम अंशुमन एन एस और एन ए में से बड़ी कौन सी होगी नॉर्मल रिएक्शन? सोचो, सोच के बताओ लॉजिकली, तभी समझ में आएगा। कितनी होगी निकाल के रखो। हाँ उसका बना लो, ऐसे तो सब स्टेबल ही है। हाँ बेटा बनाया कुछ, वो आगे समझ में। इस 4 kg का कुछ नहीं होगा, केवल मास वेट का ही नॉर्मलेशन लगेगी। तो लिखो, इक्वेशन लिखो इसकी। ठीक है, इक्वेशन लिखो। म्यू का क्या करना है? म्यू नहीं आती, कोई बात नहीं। इक्वेशन लिखना बस। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, बोलना नहीं है। दिखा लो ना, दोनों आगे हैं? एक सेकंड दिखाना, रुक जाओ। एन ए अंशुमन, एन एस, यार क्या बात है यार, वेरी गुड। बता दी इसने पहले, आधी आधी कर लेना। तुम्हारा भी यही है? इसने तुमने बताया इसे? पक्का? चॉकलेट की कसम? चॉकलेट की कसम? चलो ठीक, फिर तुम अकेले खाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगला क्वेश्चन करना, मिलेगी चॉकलेट। इधर देखो, हाँ इधर देखो भाई सभी लोग, इसको देखो पहले, सक्षम को, इस वाले को, उसको नहीं। ठीक है? अरे कोई बात नहीं, इधर देखो। सबसे पहले इस 4 kg को देखो। इस 4 kg का वेट कितना होता है? 40 न्यूटन। इसमें टेंशन किधर होगी? टी। क्या ये कहीं मूव कर रहा है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल देंगे ऊपर वाले फोर्सेज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेज। ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है? तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 40 न्यूटन। बोलो समझ में आया? अब आ जाते हैं सक्षम की। ये जो सक्षम है इसका वेट किधर है? 400 न्यूटन नीचे। इस पे नॉर्मलेशन किधर लगेगी? ऊपर। अच्छा ये जो टेंशन टी है इसके हाथों में, वो भी इस पे नीचे की तरफ लग रही है। अच्छा आपको टेंशन में दिक्कत आ रही होगी, है ना, कोई बात नहीं। टेंशन किधर है? नीचे। तो इस अंशुमन पे टेंशन भी नीचे होगी। अब बताओ क्या है कहीं ऊपर नीचे? सक्षम ऊपर नीचे एक्सलेट कर रहा है? नहीं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं एन एस इज इक्वल टू टी प्लस 400। टी की वैल्यू क्या है? आंसर बोलो, उसका ट्राई करो खुद। अब देखो यहाँ पे जो इसके हाथों में जो टेंशन होगी, देखो यहाँ पे क्या है। अच्छा स्ट्रिंग में आपको थोड़ा सा बता दूं, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है, ये ब्लॉक लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका वेट किधर होगा? mg। अगर ये टेंशन इसको ना पकड़े रहती तो ये नीचे एक्सलेट कर जाता। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर लग रही होगी, तभी तो टेंशन इसको बैलेंस करेगी। तो टेंशन हिंज्ड पॉइंट पे, जहां से टेंशन रस्सी बंधी हुई है, उस पे टेंशन हमेशा अंदर की तरफ होगी, और यही टेंशन इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ। अब आ जाओ इस पे, देखो इसने हाथों से यहां पकड़ रखी है, तो इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे, इस पॉइंट पे टेंशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक एक स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग सेम टेंशन, बता रखा है मैंने ये मंत्र। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेट 40 न्यूटन, टेंशन टी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है? 40 न्यूटन है। अब आ जाओ इसका, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, ठीक है। ऐसे मान लो वेट 400 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एन ए। इस पर टेंशन टी किधर लग रही है? इसके हाथों पे टेंशन टी ऊपर, तो टी प्लस एन ए इज इक्वल टू 400। टी की वैल्यू कितनी है? 40, तो 40 उतर जाएगा तो यस। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसका मास
थोड़ा सा सोचो, अगर मैं इसका मास 40 कर दूं, इसका मास अगर 40 कर दूं तो नॉर्मलेशन कितनी हो जाएगी? इसका भी मास 40 है, अंशुमन का भी मास 40 है, नॉर्मलेशन इससे अगर 40 से 1 किलो भी ऊपर कर दोगे, 1 ग्राम भी ऊपर कर दोगे तो नीचे उठ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। सारी चीज यहाँ पे डायरेक्शन की होती है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? डायरेक्शन। हाँ, नेक्स्ट, लिफ्ट में गए हो? लिफ्ट मतलब जो एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट के अंदर घुसे, लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। आप है ना काम करना, वेइंग मशीन अगर हो घर पे, ठीक है, अब जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ बड़ा सिंपल सा इंपॉर्टेंट है। वेइंग मशीन लेना, वेइंग मशीन लेके लिफ्ट के अंदर चले जाना, रखना, उसके ऊपर खड़े हो जाना। मान लो उस टाइम पे आपकी रीडिंग वो शो कर रहा है फॉर एग्जांपल 42 kg या 42.1 kg फॉर एग्जांपल, प्रिसाइज है। जैसे ही जब लिफ्ट ऊपर चढ़ेगी, शुरू होगी ऊपर चलना, आपकी रीडिंग में चेंज आएगा कि नहीं? ज्यादा आएगा, कम? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आपका अपेरेंटली वेट बढ़ गया। किस वजह से? ग्रेविटी नहीं, स्यूडो फोर्स, फेक फोर्स, इनर्शिया की वजह से जो लगता है फोर्स, वो वाला फोर्स। मान लो आप गाड़ी के अंदर है, गाड़ी खड़ी हुई है, आप भी खड़े हो गाड़ी के अंदर, अगर गाड़ी आगे की तरफ एक्सीलरेट करना शुरू कर दे तो आपके ऊपर किधर फोर्स लगता है? हम गिर पड़ते हैं पीछे अगर किसी चीज को ना पकड़ के रखा हो तो। क्यों? इनर्शिया के कारण, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, तो फोर्स महसूस करते हैं इनर्शिया के कारण। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स जो होता है, जैसे मान लो ये, ठीक है, जैसे मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, ये गाड़ी का एक्सीलरेशन है, उसके अंदर आप खड़े हो, आपका मास है m, गाड़ी का मास है कैपिटल M, तो आपके ऊपर जो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, जिस पे ऊपर लगा रहे हो उसका मास इनटू एक्सीलरेशन किसका? जिस फ्रेम में वो खड़ा है। इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। फिर से सुन लो, सूडो फोर्स का फॉर्मूला अगेन है तो वही, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका? जिसके ऊपर फोर्स निकालना है। एक्सीलरेशन किसका? जिस फ्रेम में वो एक्सीलरेट कर रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। अगर ये, और हमेशा सूडो फोर्स एक्सीलरेशन के अपोजिट लगेगा, रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट। क्लियर है? इसी तरह से लिफ्ट का केस देखो, लिफ्ट के केस में एक वेइंग मशीन रखी हुई है, आप इसके ऊपर खड़े हुए हो, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करे तो इस पे फोर्स नीचे लगेगा। बोलो, mg तो लग ही रहा था, साथ साथ m में और लग गया, तो इस वजह से उसकी रीडिंग बढ़ गई, अपरेंट वेट बढ़ जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, एक्चुअल से कम हो जाएगा, तो अपरेंट वेट कम हो जाता है। तो ये सारे मल्टीपल केसेस हमें करने हैं कि ऊपर एक्सीलरेट करे तो क्या होगा, या ऊपर रिटार्ड करे तो क्या होगा, नीचे एक्सीलरेट करे तो क्या होगा, नीचे रिटार्ड करे तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से चले तो क्या होगा, रुकी रहे तो क्या होगा, फ्री फॉल करे तो क्या होगा। मल्टीपल केसेस हमें करने हैं। वो तो डिपेंड करता है एक्सीलरेशन कितना है। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, apparent weight in apparent weight in a lift, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, apparent weight। देखो बेटा, इधर देखो, एक होता है एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट कितना होगा? m इंटू जी। और जो अपरेंट वेट होता है, अपरेंट वेट होगा आपका m इंटू जी इफेक्टिव। अभी जी इफेक्टिव क्या है? जी इफेक्टिव होता है आपका जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आई? जी इफेक्टिव का फॉर्मूला है ये, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है? जी की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ, ग्राउंड की तरफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक केस। ठीक है, when lift is moving upward with acceleration a,
देखो एक डब्बा बना रहा हूँ मैं, लिफ्ट बना रहा हूँ मैं, इस लिफ्ट के अंदर आप खड़े हो, ये एक वेइंग मशीन भी रखी हुई है, दिस इज वेइंग मशीन, इसके ऊपर आप खड़े हो, मान लो मुस्कुरा भी रहे हो, आपका मास है m, ये लिफ्ट है, इसके अंदर आप वेइंग मशीन है, ठीक है, आपका मास है m, ठीक है। अब देखो पहला केस कौन सा है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, एक्सलेशन किधर है इसका, है ऊपर जा रही है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सलेट कर रही है ऊपर की तरफ विद एक्सलेशन a, g किधर है, g और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो g इफेक्टिव क्या होगा, अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऊपर वाली, तो ये माइनस ए हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, g प्लस ए, तो g इफेक्टिव क्या हुआ, g प्लस ए। अब मुझे बताओ एपरेंट वेट कितना होगा इसमें, m g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कितना है, तो एपरेंट वेट कितना हुआ, mg प्लस ए, एक्चुअल वेट कितना है, बड़ा कौन सा हुआ, एपरेंट वेट, तो हम क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। समझ में आ गई चीज, सिंपलेस्ट केस था, इसको लिखो, अगला केस इसी में करेंगे। डायग्राम भी बनाना है लिफ्ट, उसके अंदर ये भी बनाना है जो भी खड़ा है इसमें, ठीक है। अगला केस करो मोहन, ये लिख लिया, अगला करो, हाँ ये आप लिख लो, नहीं मोहना ने कर लिया, ये अगला केस खुद करेगी, अब टॉफी दूंगा, करके दिखाओ अगला केस जल्दी से। जब लिफ्ट अभी एक्सलेट किधर कर रही है, ऊपर, अभी एक्सलेट करेगी नीचे, करो, उसे करने दो ना, अपर्णा से पूछ रहे हो, अच्छा अपर्णा बता रही है, अच्छा अपर्णा पूछ रही है, मुझे पता है मिली भगत है तुम्हारी, एक टॉफी दूंगा आधी आधी करके खाओगे तुम, मुझे पता है। एक्सलेट करिए नीचे, देखो एक्सेलेरेशन जी से कम है, देखा, इसकी नजर है तुम्हारी टॉफी पे। ये लिख लिया बेटा सभी ने, सेम केस रिपीट करना है आप लोगों को। इफ दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, बताना जरा मुझे। सेकंड केस, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, मतलब एक्सेलरेशन भी किधर है, नीचे, और जी भी किधर है, तो जी फैक्टर कितना हो जाएगा, दोनों सेम है ना, ठीक है, जी माइनस ए आया, तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, जी माइनस ए, तो अपरेंट वेट क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए, एम जी माइनस ए, तो अपरेंट वेट बड़ा होगा कि एक्चुअल, एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन। ये डायग्राम दोबारा बनाना है आप लोगों को, ऐसे 6 डायग्राम बनवाऊंगा मैं,
2 केस हो गए, 4 और, ठीक है क्या, 2 बन गए ना, 4 और बनवाऊंगा। नहीं, नीचे जा रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से। मैं एक बार सारे केस डिस्कस कर लूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये लिख लिया आप लोगों ने, सेकंड वाला लिख लिया, बना लिया, हो गया। तीसरा केस, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन ए, विद रिटार्डेशन ए, रिटार्डेशन है, ये तीसरा केस है, मतलब नीचे जा रही है, रिटार्ड कर रही है, मतलब नीचे जाकर रुक रही है। अगर नीचे रिटार्डेशन ए है, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव ए है नीचे, अगर माइनस ए नीचे है तो प्लस ए किधर होगा, ऊपर। तो माइनस ए नीचे है तो ऊपर क्या होगा इसका, प्लस ए। बोलो यस और नो। ऊपर प्लस ए, नीचे जी, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस माइनस ए। बोलो, नीचे रुक रही है, नीचे जाते हुए रुक रही है, नेगेटिव एक्सलेशन है नीचे, अगर माइनस ए नीचे है तो प्लस ए। अब इस प्लस ए को और जी को देखो, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जी माइनस माइनस ए, क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट बड़ा हो जाएगा। इमेजिन करो, क्योंकि जब नीचे जाकर रुक रही होगी लिफ्ट, वेट बढ़ जाएगा। लिख लिया, लिखो जल्दी से। ये तीसरा डायग्राम है, हेलो सर, मैं 5 बजे निकलूंगा, मैं फोन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है सर। तीसरा केस, नहीं तीसरा तो हो गया, ठीक है। तीसरा केस, लिफ्ट मूविंग विद रिटार्डेशन ए बट अपवर्ड, हाँ चौथा ही तो। फोर्थ केस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद रिटार्डेशन ए, मतलब ऊपर की तरफ माइनस ए है, ऊपर की तरफ माइनस ए है तो प्लस ए किधर होगा, नीचे। अगर ए भी नीचे जी भी नीचे तो जी फैक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। बोलो अब क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट कम हो जाएगा एक्चुअल से। मतलब समझ में आ रहा है, लिफ्ट जा तो ऊपर रही है लेकिन एक्सलेशन किधर है, मतलब ऊपर जाके रुक रही है, रिटार्डेशन है ऊपर, तो माइनस ए ऊपर है तो प्लस ए नीचे होगा, तो प्लस ए भी नीचे जी भी नीचे, तो जी फैक्टिव है जी माइनस ए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके केस पे, ये लिख लिया, लिखो इसको जल्दी से। डन, लिख लो जल्दी। क्या हुआ, ऐसे करे मतलब किसी को पीटने का मन हो। दीपेन बच के रहना, कभी पता चल जाए, लग जाए, खाता पड़ जाए। नहीं है, अच्छा है, तुम्हें कैसे पता, अटैक हुआ है तुम पे,
मम्मी भी लेती थी साथ में क्लास? अच्छा, तो इसलिए तुम जवाब नहीं दे रहे थे कुछ? ये देखा, अपना लैपटॉप ही गूंगा कर रखा है इसने, गूंगा बहरा। हाँ पता है मुझे, ऐसा ऐसा पहन के आ रहा था। सारी है बेटा मेरे पास, तुम्हारी सारी फोटो है, भेजूंगा तुम्हारे फोन पे। ये देखो, ये छोड़ो ग्रुप पे। अब इधर देखो जरा, क्या अभी 2 केस कर लूँ, ये चौथा 5वां केस। ऐसे चल रहे हैं, वकील के केस चलते हैं, केस नंबर 17, केस नंबर 15, फलाना ढिमका, वही केस यहाँ पे भी चल रहे हैं, है ना। तो अगला केस है, लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मे बी अपवर्ड मे बी डाउनवर्ड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी, तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू mg विच इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। बोलो, अगर लिफ्ट ऊपर नीचे मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, ना एक्सलेट करे ना रिटार्ड करे, तो एक्चुअल वेट इक्वल टू अपरेंट वेट होता है। मतलब जब लिफ्ट शुरू होती है तब वेट बढ़ेगा, जो बीच में चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, उस टाइम पे एक्चुअल वेट दिखाई देगा। ठीक है। और 5वां और 6th लास्ट केस, अगर आपका इफ a इज इक्वल टू जी, फ्री फॉल के केस में डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट की रस्सी कट जाए, सेफ्टी डिवाइस है नहीं, आप भी उड़ने लगोगे लिफ्ट में, आपका पैर ही हट जाएगा मशीन पे से, मशीन क्या शो करेगा? 0। तो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो जाएगी? लेटोगे कैसे जब तुम कुछ पकड़ने लायक ही नहीं रहोगे। मूवी ने देखी सुपरमैन रिटर्न्स, वो एरोप्लेन को बचाता है, उसके अंदर यात्री उड़ रहे होते हैं, फ्री फॉल ही तो होता है। तो फ्री फॉल के केस में क्या होता है? यू विल फील वेटलेसनेस होगी, तो जी इफेक्टिव 0, तो अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया? एक बार जरा सेकंड केस देखो, ये पहले लिख लो, पहले ये लिख लो, इनके डायग्राम नहीं बनाए मैंने, कांस्टेंट स्पीड है। अब एक टॉफी का क्वेश्चन, जो बताएगा वो पाएगा। क्या सेकंड? एक टॉफी का क्वेश्चन है, ये पागल हो गई आज, मुझे लगा इसकी आत्मा उसमें आ गई है। क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की की इमेजिनेशन है, बिल्कुल सही है। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख लिया ये? हाँ, ये लिख लिया था, हटा दो। क्वेश्चन ये है, अब आप लिफ्ट में नहीं है, आप लिफ्ट में नहीं है, आप गाड़ी के अंदर है। ट्रेन है, ट्रेन ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ट्रेन का डब्बा है ये, हवा में नहीं है, जमीन पे ही है, ट्रेन का डब्बा है, इसके अंदर ये वेइंग मशीन रखी है आपने, इसके ऊपर मैंने मोहाना को खड़ा कर दिया, मुस्कुरा भी रही है, ठीक है, आगे जा रही है गाड़ी, ठीक है, ये आगे एक्सलेट कर रही है ए से। अब मुझे बताओ वेइंग मशीन पे, अरे ये लो, ठीक है, हमें ड्राइंग ऐसी है यार, ठीक है, वेइंग मशीन पे इसका मास है m, वेइंग मशीन पे रीडिंग क्या शो होंगी? अपरेंट वेट बताइए मुझे इसका।
अभी तक लिफ्ट ऊपर या नीचे एक्सलेट कर रही थी, अब मैंने क्या किया, इसको वेइंग मशीन पर खड़ा किया और गाड़ी को आगे की तरफ एक्सलेट करा दिया। अभी तक तो ए ऊपर नीचे था, अब ए हॉरिजॉन्टल है और जी किधर है, जी है नीचे। वेइंग मशीन बॉडी दिख नहीं रही क्या? तुमने देखा है अपने आप को शीशे में? हाँ, मच्छर। अपरेंट वेट बताओ जल्दी से क्या होगा? जिसने बता दिया टॉफी मिलेगी उसको, जल्दी से बोलो। बोली नहीं है। कोई तो दिमाग लगा दो यार, एक टॉफी का सवाल है, एक टॉफी का बाबू मचाए, एक टॉफी का। अपरेंट वेट बता दो इसमें। मोहना तुम्हारी फेवरेट है ये, बोलो जल्दी। पहला आंसर अपरेंट वेट कम होगा, एम जी माइनस ए। ओके, दूसरा तीसरा दो आंसर आ गए। और भाई वेइंग मशीन है ये, मास एम है, जी नीचे है, ए आगे है, और क्या चाहिए तुम्हें है? हाँ मशीन, अब यार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तुम, उस पर मत जाओ, आंसर बताओ। एम जी माइनस है दूसरा, तीसरा आंसर। और कोई तो बता दो। मोहना बता देगी? नहीं, सोचो थोड़ा सा और। आपके नाम क्या है? मेरा नाम ही नहीं पता है। अन्या, हर्षिता, अश्मिता, इसका तो पता है मुझे, अब याद आ गया। हाँ बोलो, दिमाग लगाओ। हाँ नाम तो पता है मुझे तुम्हारा, सुपर्णा। है? नहीं सोल्व नहीं करना, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एम जी माइनस ए वाले कितने हैं? 1 2 3। एम जी प्लस ए वाले 2, बीच में ये कहाँ? चलो ये तो इसको तो, चलो इसको तो अलग अलग कर देते हैं। आप तीनों का आंसर एम जी माइनस ए प्लस। यार पता है यार, तुम एक चीज बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं एक चीज बताओ, मशीन जो होती है ना नॉर्मलाइजेशन रीड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए है, इस ए का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है क्या? केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है। इस ए का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है क्या? नहीं है ना। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में है नहीं तो एम एफरेंट वेट क्या होगा? ओनली एम जी। तो जो एम में फोर्स लगेगा वो एम में इधर लगेगा, सूडो फोर्स इधर लगा एम में, और वेट, इसका वेट किधर है? इसका एम जी। तो मशीन तो केवल एम जी ही रीड करेगा ना। अब जो एम में है, क्या एम में का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है क्या? नहीं है ना। तो मशीन तो केवल एम जी ही रीड करेगा। नॉर्मलाइजेशन इस पे केवल और केवल क्या होगी? एम जी ओनली। एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? तो बताया क्यों नहीं? तुमने तो प्लस माइनस में बोला था कुछ। बस एक लास्ट क्वेश्चन, वैसे 5 बजे, जल्दी से देखो एक क्वेश्चन और देखो। ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, लिफ्ट वाला केस और ये वाला, ये सारा का सारा टोटली एप्लीकेबल होगा अगर बिल्कुल सेम केस, अगर जैसे मान लो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम टंगी है, इसका मास है m, तो इसमें जो टेंशन होती है, दिस टेंशन इज आल्सो इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव, m इंटू जी इफेक्टिव। तो सारे के सारे केस जो आपने लिफ्ट वाले नॉर्मलाइजेशन के लिए किए हैं, वेइंग मशीन के वेट मेजर करने के लिए अपरेंट वेट, वो सारा सारा टेंशन के लिए भी एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो टेंशन आए या वेट मेजर करने के लिए आए, दोनों का एक ही चीज है, दोनों का सब कुछ सेम रहेगा। इसमें अलग हो जाएगा। इसमें क्या अलग हो जाएगा? अगर इसका किसी ने आंसर दे दिया
तो भी मैं दे दूंगा टॉफी, चलो ठीक है। इसकी छत से मैंने एक सिंपल पेंडुलम टांग दी और ये आगे की तरफ एक्सटेट कर रही है, तो ये सिंपल पेंडुलम यहाँ कहीं आके टंग जाएगी, रुक जाएगी मतलब। अब आपको बताना इसमें टेंशन कितनी होगी। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। गाड़ी आगे की तरफ एक्सटेट कर रही है, यहाँ पाके रुक जाएगी क्योंकि इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स होगा एम में, नीचे की तरफ फोर्स होगा एम जी। टेंशन बताओ। एम जी और एम ए के बीच में एंगल कितना है, इसका एफबीडी बनाओ। टेंशन टी इधर, एम जी इधर, एम ए इधर, यही होगा। इसके बीच में एंगल है 90। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। कितना होगा ये, अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। बोलो तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका m अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जो क्लास की है ना हमने अपेरेंट वेट और ये सब, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। और ये तो जो 6 केस मैंने लिफ्ट के कराए, इसमें 4 केस तो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही है, क्वेश्चन में ही है, बैक साइज के, ठीक है। बाकी देखो कंसेप्ट तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल वही 4 केस हैं, ठीक है। पकड़ो, कैच, नहीं पास करो। कितनी बड़ी दीन दयाल है वो बेचारी, दीन दयाल। चलो पहले इसको रुक जाओ, इसको पोज कर दूं पहले, रुको।